नमस्कार। बटनेर क्लासेज हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कल की क्लास में आपको बताया था कि जो विश्व इतिहास की पहले अपने वीडियो चलाई थी तो वहाँ में यूनान और रोम शायद हो चुके थे, और अगर फिर भी कोई पेंडिंग है तो कल समय नहीं मिला इसलिए देख नहीं पाया। आज अपने वापस वही विश्व की इतिहास शुरू करने वाले हैं। पहला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभ्यताओं में। अपने जो 4 सभ्यताएं पढ़नी है, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि मिस्र की सभ्यता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। इसके अलावा अगर कॉमन रूप से सभी सभ्यताओं की बात करें तो सभी सभ्यताओं का विकास है वो नदी घाटियों के पास होता है। नदी घाटियाँ, सभी का विकास नदी घाटियों के पास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भोजन से ज़्यादा जल महत्वपूर्ण था उस समय। और वर्तमान जैसी कोई नहर प्रणाली तो थी नहीं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती थी, तो नदियों के पास सभ्यता का होना इस बात का सूचक भी है भी उस समय बहुत बड़ा नहर तंत्र नहीं था और लोगों को खाने से ज़्यादा पानी की फिक्र होती थी। तो नदी घाटियों के पास सभी सभ्यताओं का जन्म होता है। तो मिस्र की सभ्यता भी नदी घाटियों के द्वारा पनपती है। और यहाँ की बात करें तो मिस्र की सभ्यता की प्रमुख नदी थी नील नदी। इसके अलावा इसकी जो कुछ प्रारंभिक जानकारी है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा, जैसे विल ड्यूरेंट ने क्या कहा, पेरी ने क्या कहा, हेरोडोटस ने क्या कहा। ठीक है, तो नदी घाटियों के पास इस सभ्यता का विकास हुआ, इसीलिए एक इतिहासकार है विल ड्यूरेंट। इन्होंने मिस्र की सभ्यता के लिए एक शब्द का यूज किया है, सभ्यता का पालना। नदी घाटियों के लिए सभ्यता का पालना शब्द का यूज हेरोडोटस ने किया है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरे इतिहासकार की बात करें जिसका नाम है पेरी नाम का एक विद्वान था। इसने कहा था कि संसार में सबसे पहले मिस्र की सभ्यता ही पनपती है। मिस्र की सभ्यता संसार में सबसे पहली सभ्यता थी। हालांकि इसको वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये न्याय संगत भी नहीं है और ये गलत भी है, लेकिन पेरी ने अब कहा है तो इसको भी अपने को देखना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें एक विद्वान हेरोडोटस, इतिहास का पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस ने कहा है कि मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान है। नील नदी का वरदान। और स्थिति की बात करें तो मिस्र का जो दक्षिणी भाग था, दक्षिणी मिस्र, वहाँ से नील नदी का क्षेत्र विस्तृत था। थोड़ा अपने इसके चारों दिशाओं की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला विल ड्यूरेंट जिन्होंने कहा था सभ्यता का पालना। दूसरा पेरी नाम के विद्वान ने कहा था कि संसार में सबसे पहले मिस्र की सभ्यता आई थी। और इसके बाद हेरोडोटस ने कहा था नील नदी का वरदान है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इसके बाद मिस्र की सभ्यता का भौगोलिक रूप क्या था? भौगोलिक रूप या भौगोलिक स्वरूप। मिस्र की सभ्यता के चारों दिशाओं की बात करें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो इसके उत्तरी दिशा में स्थित था भूमध्य सागर। थोड़ा दूसरे पेन से लिख देता हूँ, भूमध्य सागर उत्तरी दिशा में था। दक्षिणी दिशा में नील नदी का क्षेत्र। पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा में था लाल सागर। और पश्चिम दिशा में लीबिया का रेगिस्तान। यह है इसकी पश्चिमी दिशा और यहाँ पर था लीबिया का रेगिस्तान। और यहाँ बीच में था ये आपका मिस्र। मिस्र के उत्तरी दिशा में भूमध्य सागर, दक्षिणी दिशा में नील नदी का क्षेत्र, पूर्व में लाल सागर और पश्चिम में लीबिया का रेगिस्तान। ये मिस्र की सभ्यता का स्वरूप था।
नदी घाटियों के पास इसका विकास होता है। हेरोडोटस ने कहा भी था कि इसका जो उद्गम होता है वो नील नदी के पास होता है, और मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान भी थी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अपने नील नदी के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता का विकास जब एक नदी के किनारे हुआ है तो ज़रूर कोई विशेष नदी है। जैसे भारत में बात करें तो सिंधु है, व्यास है, झेलम है, महान नदियाँ हैं। तो मिस्र की सभ्यता में नील नदी कैसे आई, इसके बारे में भी अपनी थोड़ी सी बात करनी है। ठीक है, नील नदी का जो उद्गम है, यानी जहाँ से ये निकलती है, इस नील नदी का उद्गम होता है इथोपिया के युगांडा पर्वत से। युगांडा पर्वत इथोपिया का एक महत्वपूर्ण पर्वत है, युगांडा पर्वत। और इस युगांडा पर्वत के बारे में भी दो तथ्य हैं। जैसे सबसे पहले एक विद्वान था स्टेनले, और इस स्टेनले नामक विद्वान ने इसे चांद का पर्वत कहा। चांद का पर्वत या तो बहुत ऊंचाई पर होगा, इसीलिए कहते होंगे भी ये चांद के जो सीमा है उसको छूता है, तो इस प्रकार से नाम होगा। इसके अलावा इसका एक और नाम दिया जाता है रुवेन जोरी। रुवेन जोरी, जिसका अर्थ होता है वर्षा करने वाला पर्वत। वर्षा करने वाला पर्वत। तो ये दो नाम है ये युगांडा पर्वत के, न कि नील नदी के। उद्गम होता है युगांडा पर्वत से, जिसका स्टेनले ने नाम दिया चांद का पर्वत। सॉरी, स्टेनले ने रुवेनजोरी नाम दिया है, थोड़ी मिस्टेक होगी। स्टेनले ने कहा है रुवेनजोरी और टोलमी ने इसे चांद का पर्वत कहा। ये दोनों तथ्य है, ये नील नदी के उद्गम स्थान से है। इसके बाद यहाँ से इस युगांडा पर्वत से जब नील नदी निकलती है तो रास्ते में 3 झीलों का निर्माण करती है। सबसे पहली एडवर्ड झील। एडवर्ड के बाद जल निकलता है और अल्बर्ट झील में आता है, और अल्बर्ट झील के बाद पानी निकलता है और विक्टोरिया झील में आता है। तो इनका भी आपको ध्यान में रखना है। एडवर्ड, एल्बर्ट और विक्टोरिया, ये तीनों की तीनों नील नदी से संबंधित झील है। जियोग्राफिकली मैटर से भी देखें तो भी ये ध्यान में रखना है। अब विक्टोरिया झील से जैसे ही जल निकलेगा ये 2 शाखाओं में बंट जाएगा। यहाँ हो जाएगी इसकी 2 शाखाएं। ठीक, 2 शाखाएं, एक होगी नीली नील और एक होगी श्वेत नील। इसके भी नाम है, जैसे नीली नील को कहा जाता है अल बवायद। अल बवायद। और जो श्वेत नील है इसको कहा जाएगा अल बहर। अल बहर। विक्टोरिया झील से जब नील नदी बाहर निकलेगी तब 2 शाखाएं बन जाएगी। एक होगी नीली नील जिसे अल बवायद कहा जाएगा, एक होगी श्वेत नील जिसे अल बहर कहा जाएगा। अब इन दोनों जो शाखाएं हैं नीली और श्वेत नील, इन दोनों का जो संगम होगा, यानी इनका जो ऐसे करके संगम होगा, वो संगम होगा खार्तूम नामक स्थान पर। खार्तूम, और खार्तूम का ध्यान रखना ये सूडान की राजधानी है। सूडान की राजधानी। और यहाँ से नील नदी इस दक्षिणी मिस्र में प्रवेश करेगी। ये जो अपने बात कर रही हैं ये उत्तरी मिस्र और ये दक्षिणी मिस्र। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये प्रवेश करेगी। मिस्र में नील नदी पहले दक्षिणी मिस्र में प्रवेश करती है, दक्षिणी से उत्तर की ओर जाती है, और उत्तर में यहाँ से क्रॉस पार होने के बाद ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो यहाँ से
इथोपिया के युगांडा पर्वत से निकली, यहाँ से एडवर्ड, अल्बर्ट, विक्टोरिया, यहाँ इसके बाद 2 शाखाएं, फिर नीली नील, श्वेत नील, दोनों का संगम हो गया खार्तूम। इस खार्तूम को आप यहाँ भी रख सकते हो। ठीक, अब यहाँ संगम होने के बाद ये मिस्र की ओर चलती है, दक्षिणी मिस्र में प्रवेश करती है, यहाँ से दक्षिणी मिस्र को पूरा करके उत्तरी मिस्र को कंप्लीट करती है और इसके बाद ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी मिस्र में नील नदी। ठीक है, थोड़ा और बात करेंगे कि मिस्र में ये नील नदी जाने के बाद वहाँ किस किस बांध से होके गुजरती है और मिस्र को 2 भागों में भी बांटती है, दक्षिणी और उत्तरी मिस्र। थोड़ा आपसे निवेदन है कि आप शेयर भी करते रहे, सब्सक्राइब भी करवाते रहे, क्योंकि सिलेबस करवाने का मज़ा तभी आता है जब उसका कोई प्रतिफल अपने को मिले। हालांकि कहा जाता है भी कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म भी तभी होगा जब फल की कुछ उम्मीद होगी। तो आपसे ये एक निवेदन भी रहेगा हमारा। ठीक, इसके बाद अगर अपने देखें, थोड़ा डायग्राम सिस्टम में मैटर भी लेके आया हूँ, आपको करवा रहा हूँ, कहीं इधर उधर ना हो जाए, उसके लिए देखना पड़ता है थोड़ा। ठीक, अब ये मिस्र में आ गई अपनी नील नदी और मिस्र में इसका जो प्रवेश होता है वो होता है दक्षिणी मिस्र से। दक्षिणी मिस्र में इसका प्रवेश हो गया। पहली बात, मिस्र में इस नील नदी का नाम हाबी और इसका जो उद्गम स्थल है उसको कहा जाता है न्यूबिया। ये 2 तथ्य आप ध्यान में रखना। हाबी जो है ये मिस्र में नील नदी को कहा जाता है और न्यूबिया इसका जो उद्गम स्थल है उसको कहा जाता है। मिस्र में ये प्रवेश करेगी दक्षिणी मिस्र से और दक्षिणी मिस्र में आपको ध्यान रखना है, एक है एलेफेंटाइन बांध, एलेफेंटाइन बांध, या इसका एक दूसरा आसान सा भी नाम है आसवान बांध। इस आसवान बांध से दक्षिणी मिस्र में ये शुरू होती है और ये चलती है काहिरा नामक क्षेत्र तक, काहिरा या मेम्फिस। और ये जो दोनों स्थान है एलेफेंटाइन बांध से लेके काहिरा या मेम्फिस का क्षेत्र, यहाँ तक पूरा है आपका दक्षिणी मिस्र। इस काहिरा से ये उत्तरी मिस्र में प्रवेश करती है और अंतिम समय यानी भूमध्य सागर तक ये चलती है उत्तरी मिस्र में। तो ये भी ध्यान रखना, ये नील नदी का मिस्र में स्थिति है। जब प्रवेश करेगी वहाँ बना हुआ है एलेफेंटाइन बांध या आसवान बांध। तो ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी मिस्र का है और काहिरा दोनों के सेंटर में है, यानी उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र इन दोनों के सेंटर पॉइंट में है काहिरा या मेम्फिस। तो वहाँ तक आएगी तो दक्षिणी मिस्र और यहाँ से लेके भूमध्य सागर तक आपका उत्तरी मिस्र को क्रॉस करेगी। ठीक, ये होगी नील नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद मिस्र की सभ्यता कैसे प्रकाश में आई, सभ्यता में क्या था, अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, मिस्र की सभ्यता। फ्रांस में क्रांति होगी 1789 से 1799 तक। क्रांति के ये 10 साल थे जिन्हें क्रांति दशक भी कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अपने को फ्रांस की क्रांति के बारे में। क्रांति का जब अंतिम काल था संचालक मंडल या डायरेक्टरी का काल, तो इसी काल में बात है 1799 की। और 1799 में फ्रांस का सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना मिस्र अभियान किया था। क्यों किया था इसके बारे में भी बता दूं। फ्रांस की इंग्लैंड के साथ हमेशा तनातनी रहेगी। अब इंग्लैंड को हराना वैसे तो आसान नहीं था, क्योंकि इसके पास उपनिवेश भी ज़्यादा थे, संसाधन भी ज़्यादा थे और नाविक शक्ति सबसे शानदार नाविक शक्ति थी।
तो नेपोलियन का यह विचार था कि अगर मिस्र पर अधिकार कर लिया जाए तो एक प्रकार से भारत से जो इंग्लैंड पूंजी जा रही है या भारत से जो व्यापारिक समृद्धि इंग्लैंड को प्राप्त हो रही है वो एक बार के लिए रुक जाएगी। ठीक, तो इसी उद्देश्य से 1799 में नेपोलियन ने मिस्र का अभियान किया और इस अभियान के दौरान जब ये मिस्र आया तो यहाँ किसी किले की खुदाई कर रहा था या किले को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तो यहाँ पर एक इसे प्राप्त हो गया पत्थर, और यही वो पत्थर था जिसने मिस्र की सभ्यता के बारे में अपने को महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। पत्थर की बात करें तो इसे कहा जाता है रोसेटा का पत्थर। रोसेटा का पत्थर बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, रोसेटा का पत्थर। ठीक, तो सबसे पहली बात 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र अभियान के दौरान इस रोसेटा के पत्थर को प्राप्त किया था। ठीक है, अब इस पत्थर का क्या इतिहास है। ये पत्थर काले बेसाल्ट पत्थर का था, काले बेसाल्ट चट्टान, और इसको जो लिखवाने का कार्य किया था वो किया था 196 ईसा पूर्व में। इस रोसेटा के शिलाखंड को लिखवाया था 196 ईसा पूर्व में, और लिखवाया था मेम्फिस के पुरोहितों द्वारा। मेम्फिस जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले की थी, काहिरा, तो मेम्फिस के पुरोहितों ने इसे लिखवाया था। और क्यों लिखवाया था, तो एक यहाँ का शासक था टालमी फोर्थ एफिनेस, क्या नाम है रे, एपिफेनस, सॉरी, टोलमी फोर्थ एपिफेनस। अब इसके प्रति कोई कृतज्ञता प्रकट की है या ये भाव रखा होगा कि हमारा जो शासक है टोलमी फोर्थ एपिफेनस, ये बहुत ही शानदार शासक है, इसने जन कल्याण किया है, तो इसी उद्देश्य से कोई लिखवाया होगा। रोसेटा का पत्थर मेम्फिस के पुरोहितों द्वारा लिखवाया हुआ। इसके बाद इस रोसेटा के पत्थर में 3 लिपियों का वर्णन हुआ है, यानी 3 लिपियों में लिखा गया। अब लिपियों के नाम भी थोड़े कठिन है, पहली हायरोग्लिफिक लिपि, दूसरी डेमेटिक और तीसरी यूनानी। तीनों लिपियों में ये रोसेटा का पत्थर लिखा हुआ है। पहली हायरोग्लिफिक, दूसरी डेमेटिक और तीसरी यूनानी लिपि। 3 लिपियों में इस रोसेटा के पत्थर को लिखवाया था। अब ये पत्थर प्राप्त हो गया, पहले तो पता नहीं था भी ये पत्थर इतना महत्वपूर्ण है कि इसी सभ्यता के बारे में जानकारी देगा, लेकिन बाद में इस रोसेटा के पत्थर को 1821 में पढ़ लिया गया, और पढ़ने का काम किया था J.F. शाम्पोलिया नामक एक व्यक्ति था। इस J.F. शाम्पोलिया के द्वारा ये पढ़ा गया, और इसमें सहायक जो व्यक्ति था वो भी था एक थॉमस यंग। तो मिस्र के इतिहास की जानकारी देने वाला अपने पास जो पहला पत्थर या पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होता है वो था रोसेटा का पत्थर, 1096 ईस्वी पूर्व मेम्फिस के पुरोहितों द्वारा लिखवाया हुआ, और टोलमी फोर्थ एपिफेनस के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसे लिखवाया था। ठीक है, 3 लिपियों का इसमें वर्णन हुआ है, हायरोग्लिफिक, डेमेटिक और यूनानी, और 1821 में J.F. शाम्पोलिया के द्वारा इसे पढ़ लिया गया। ठीक है, ये था रोसेटा का पत्थर। इसके बाद अगर अपने बात करें मिस्र की सभ्यता कुल कितने वर्षों तक चलती है या इसमें कितने राजवंश होते हैं, क्योंकि अभी मेन पॉइंट पे हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, उसकी भी बातें करते हैं। तो सबसे पहले है आपका सभ्यता का काल निर्धारण। काल निर्धारण, अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और ध्यान रखना मेरी ओर से लगभग 3 इंस्टीट्यूट या यूँ कहे कि जहाँ से मैंने खुद पढ़ा था, जो बुक्स मैंने पढ़ी है, जैसे अरविंद जी भास्कर की ऑलमोस्ट बुक पढ़ती है, इसके अलावा भी जो मैंने तैयारी की है यूपीएससी लेवल तक, तो अभी तक हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी कोई फ़ायदा हो, लेकिन कभी ना कभी फ़ायदा होगा। लेकिन आपके लिए ये राय है, अगर आप नोट साथ के साथ बना रहे हो तो आप बना लो, क्योंकि ये जो करवा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जितनी बुक
मैंने देखी है, तो इससे बाहर तो नहीं जाएगा। ठीक, अब काल निर्धारण है ये, मैंने भी ज़्यादा इसको रटा तो नहीं, तो मैं भी देख के लिख रहा हूँ, तो आप भी देख के लिख लेना, इसमें कोई संकोच नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो खुद की अगर नोट्स है तो उस नोट्स का सहारा अपने ले सकते हैं। और आज मैं ये भी मानता हूँ कि मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूँ कि आपको बिना देखे, और देखने बिना देखे में कुछ फ़र्क नहीं होता। ये एक प्रशंसनीय कार्य है, टीचर के द्वारा भी उसने खुद मेहनत की है, खुद नोट्स बनाए हैं, उसके बाद आपके तक लेके पहुंचा है। ठीक है, बात करते हैं सभ्यता का काल निर्धारण। और इससे पहले ही बता दूं, मिस्र की सभ्यता में कुल 31 राजवंशों ने शासन किया था, शासन। ठीक, कुल 31 राजवंश हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ से मैं 1 नंबर से लिख रहा हूँ, ऐसे मैं लाइनें नहीं बना रहा हूँ लंबी। ठीक, 1 नंबर में पढ़ेंगे अपने 3400 ईसा पूर्व से लेके और 1788 ईसा पूर्व। ठीक, दूसरा 1788 ईसा पूर्व से लेके और आपका है 1580 ईसा पूर्व। ठीक, इसके बाद 1580 से 1090 ईसा पूर्व। पहले अपने कालखंड बांट लेते हैं, बाद में बात करते हैं। चौथा 1090 से 663 ईसा पूर्व। ठीक, और 663 के बाद वाली आगे नीचे देख लेंगे, या यही एक बार इनको पूरा कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि आगे जगह नहीं है और नीचे कहाँ तक पहुँचे वो देखना पड़ेगा। ये जो पहला काल था 3400 से 1788 बीसी यानी ईसा पूर्व, इस काल में पहले से लेके और 12वां राजवंश चलता है। 1 नंबर राजवंश से लेके और 12वां राजवंश इस काल में चलता है। इसको भी अपने 3 भागों में बांटते हैं। जैसे नंबर 1 प्रथम 2 राजवंश, प्रथम 2 राजवंश। इसके बाद दूसरा जो भाग अपना होगा वो होगा 3 से 6वां राजवंश, और इसके बाद तीसरा जो भाग होगा वो होगा 7वें से लेके 12वां राजवंश। और पहला राजवंश 3400 से शुरू होता है और आपका 2980 बीसी तक चलेगा। ठीक, दूसरा राजवंश 2980 से लेके और आपका चलेगा 2286 बीसी तक, और तीसरा 2160, क्योंकि बीच में कुछ अव्यवस्थाएं भी हो गई थी। तीसरा 2160 से 1788 बीसी। प्रथम 2 राजवंश 3400 से 2980 ईसा पूर्व। तीसरे से छठा राजवंश चलता है 2980 से 2286 ईसा पूर्व तक, और तीसरा 7वें से जो 12वें तक है वो चलेगा आपका 2160 से 1780 तक। ठीक, अब ये जो है 1788 से लेके 1580, इसमें आते हैं आपके 13वें से लेके 17वें राजवंश। ठीक, थोड़ा और देख लेना, ये जो 3 से 6वां राजवंश है इसको कहा जाएगा पिरामिड युग, पिरामिड युग। और 7वें से 12वां है इसको कहा जाएगा सामंत युग। तेरहवें से 17वां जो काल है यह है अराजकता का काल, अराजकता का काल, क्योंकि इसमें मिस्र पर हिक्सस आक्रमण होते हैं। हिक्सस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गडरिया राजा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो अराजकता का काल है ये 1788 से 1580 तक। ठीक है, इसके बाद 1580 से 1090 ये आपका 18वें से 21वां राजवंश। राजवंश नहीं लिखा है मैंने, चलो आर लिख देता हूँ। और ये होगा साम्राज्यवाद का काल, साम्राज्यवाद का काल। चौथा जो भाग है 1090 से 663 ईसा पूर्व, ये 22वें से 25वां राजवंश, 22वें से लेके 25वां राजवंश। और इसमें भी 3 काल बांटे गए हैं, लीबियन, इथोपियन और अरीसीरियन। तो इनके बारे में बाद में लिख लेंगे, विस्तार कर लेंगे। इसके बाद जो आपका 26वां राजवंश है वो चलेगा आपको 663 से लेके 525 तक।
663 से 525 ईस्वी, और ये होगा आपका 26वां राजवंश। और 525 से 332, 525 से 332 सॉरी ईस्वी पूर्व है ये। इसमें आपका चलता है 27वें से लेके 31वां राजवंश। 31वां यानी अंतिम राजवंश, क्योंकि बाद में मिस्र पर सिकंदर का अधिकार हो गया। 332 ईसा पूर्व में मिस्र पर अधिकार हो जाता है सिकंदर का, और इसके बाद इस मिस्र की सभ्यता का जो एक पार्ट है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके प्राचीन जो 31 राजवंश है उनका काल निर्धारण। पहला दूसरा करके मोस्टली 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में पहले के जो आपके 3 पार्ट हैं, पहले से लेके 12वां राजवंश, उसको अलग अलग बांटा गया, तो थोड़ा आप इसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है आपका मिस्र की सभ्यता का इतिहास पहले राजवंश से। तो शायद आज के लिए इतना बहुत होगा, या चलने देती हैं। चलो पिरामिड युग तक थोड़ा आज की क्लास में चलते हैं। अब चलते हैं अपने साथ में बात कर लेंगे पहले और दूसरे राजवंश की। प्रथम व द्वितीय राजवंश। अब जो पहले और दूसरे राजवंश है, इन दोनों को कहा जाएगा थिनीस वंश। इनको कहा जाएगा थिनीस राजवंश। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि थिनीस इनकी राजधानी थी, पहली और दूसरी। यहाँ पर इनकी जो राजधानी थी वो थिनीस नामक स्थान थे, और पहले दूसरे राजवंश को थिनीस राजवंश भी कहा जाएगा। इस पहले राजवंश का संस्थापक था एक व्यक्ति जिसका नाम था मेना। इस मेना के द्वारा पहले राजवंश की नींव डाली गई। दूसरे राजवंश तक इनकी राजधानी है, ये चलती है आपकी थिनीस, और इसके बाद इनकी राजधानी तीसरे राजवंश से चलती है मेम्फिस। तो पहले और दूसरे राजवंश में ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है। ये जो मेना था, इसके बारे में एक विशेष बात ये भी मानी जाती है कि इसने उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र इन दोनों को संयुक्त किया था, दोनों को मिलाया था। तो इसका मतलब है कि प्राचीन काल में या इस राजवंश से पहले जब राजवंशों की स्थापना हुई, इससे पहले उत्तरी मिस्र अलग था, दक्षिणी मिस्र अलग था। तो मेना ने उत्तरी और दक्षिणी मिस्र को संयुक्त किया था। तो पहले जब अलग अलग थे तब इनकी क्या व्यवस्था थी, तो अपने दोनों की बात कर लेते हैं। ये है आपका उत्तरी मिस्र और ये है दक्षिणी मिस्र। उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र दोनों की अगर राजधानी की बात करें तो इस उत्तरी मिस्र की राजधानी का नाम था बूटो और दक्षिणी मिस्र की राजधानी का नाम था नेखेब। ध्यान रखना, ये दोनों ही इस लाइन में आपकी राजधानियां हैं। ठीक, इसकी उत्तरी मिस्र की जो संरक्षिका थी उसको माना जाता है नाग देवी को, और दक्षिणी मिस्र की जो संरक्षिका थी वो थी गंध्र देवी। गंध्र देवी ये होगी संरक्षिका। उत्तरी मिस्र की राजधानी भुट्टो, दक्षिणी की नेखेब, उत्तरी मिस्र की संरक्षिका नाग देवी और दक्षिणी मिस्र की शासिका गंध्र देवी है। ठीक है, इसके बाद इनकी अगर बात करें राजमुकुट कैसा था, तो उत्तरी मिस्र में लाल रंग, इसी लाल रंग का राजमुकुट पहनते थे, और इसी लाल रंग के महल में यहाँ के जो प्रमुख वर्ग था या शासक वर्ग था, ये इसी लाल रंग के महल में रहते थे और लाल रंग के ही कपड़े पहनते थे। ठीक है, और दक्षिणी मिस्र का जो महत्वपूर्ण रंग था वो था श्वेत। ये श्वेत रंग के कपड़े पहनेंगे, श्वेत रंग का मुकुट पहनेंगे और श्वेत रंग के ही महल में रहेंगे। ठीक, इसके बाद इनका जो राज चिन्ह था उत्तरी मिस्र का वो था पेपाइरस का गुच्छा और मधुमक्खी। पेपाइरस का गुच्छा और एक मधुमक्खी। और यहाँ दक्षिण मिस्र का जो राज चिन्ह था वो था आपका लिली का पौधा।
तो ये भी ध्यान रखना, उत्तरी और दक्षिणी मिस्र। अब मेना ने जब प्रथम राजवंश की स्थापना की तो इन दोनों उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र को मिला दिया और दोनों की राजधानी बनाया थिनिस को। और प्रथम 2 राजवंश तक ये थिनिस राजधानी चलती है। उसके बाद मेम्फिस या काहिरा आपने पहले भी पढ़ा था, 2-3 बार पढ़ के आ गए हैं, तो उसको राजधानी बनाया था। तो ये थी आपकी उत्तरी और दक्षिणी मिस्र की कंडीशन। इसके बाद तीसरे राजवंश की स्थापना होगी जोसेर नामक व्यक्ति ने की, और जोसेर नामक व्यक्ति ने मेम्फिस को अपना राजधानी बनाया। और तीसरे राजवंश से ही आपका मिस्र का पिरामिड युग शुरू होता है। इस काल में पाषाण कला अपने शिखर पर थी और जो पिरामिड थे उन पिरामिडों का निर्माण भी तीसरे राजवंश से शुरू होता है। तो तीसरे राजवंश से अपने पढ़ेंगे कल की क्लास में, शायद कल हो, या वैसे तो विचार था भी हर शनिवार और रविवार को क्लास होने का, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहेगा भी जीके क्लास के साथ साथ आपकी विश्व इतिहास की क्लास भी चलती रहे। तो अपने 1.5-2 महीने में उम्मीद है कवर कर लेंगे। बाकी धन्यवाद, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।